नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। तो देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हर तरफ स्वतंत्रता दिवस की धूम नजर आती है। हर तरफ खुशियां और उमंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और इस मौके पर तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी गई और हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी हुई। लाल किले से पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गाया गया। पीएम मोदी ने ध्वजारोहण के बाद देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया, युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और देश की चुनौतियों से निपटने का संकल्प लिया। तो पीएम मोदी ने 73 मिनट का भाषण दिया। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंजा। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, प्रधानमंत्री ने कहा। और उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए बड़े सपने देखना जरूरी है। देश अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल दर साल कितने मिनटों का भाषण दे रहे हैं, वो भी एक हम आपको दिखा रहे हैं कि 2018 में 83 मिनट का भाषण दिया था और इसके साथ 2019 में 92 मिनट का उन्होंने भाषण दिया था। 2020 की बात करें तो 90 मिनट का भाषण रहा और आज 73 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। 2021 में 88 मिनट का ये भाषण था। तो इस भाषण के दौरान सप्तधारा की चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और बताया किस तरीके से खास करके जो एआई है, गरीब युवा हैं, उनके लिए पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था कैसे हो, कौशल विकास कैसे किया जाए और कैसे इनको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए ताकि 2047 तक जो हमने विकसित भारत का सपना देखा है उसको हम साकार कर सकें। बिल्कुल। तो परीक्षा प्रक्रिया में जितने भी आयाम है, पारदर्शिता को व्यवस्था का नियम बनाने पर प्रधानमंत्री की तरफ से जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम सबका योगदान, युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार का सबसे बड़ा कदम जो है इस वक्त आपके सामने उठने जा रहा है। परीक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने का सरकार संकल्प ले चुकी है। तो विकसित भारत के लिए पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सप्तधारा की शक्ति का आह्वान किया। देखिए वो कौन कौन सी 7 शक्ति हैं जिससे भारत 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनेगा। तो सप्तधारा की तीसरी शक्ति टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है। चौथी शक्ति गति शक्ति है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से आज किया गया। पांचवी शक्ति है रक्षा शक्ति, जिस दिशा में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। छठी शक्ति है ग्रीन ब्लू इकोनॉमी। सातवीं शक्ति भारत का सॉफ्ट पावर, जिस पर जोर देते नजर आए प्रधानमंत्री। तो मैन्युफैक्चरिंग पावर से लेकर सप्त शक्ति, सप्तधारा की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई, जिसमें दूसरी शक्ति कृषि शक्ति का जिक्र हुआ, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की चर्चा हुई। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है
गति शक्ति है। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलाइन वाटरवेज चाहिए। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल। भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो। तो नक्सलवाद मुक्त देश का हमने संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया। नक्सलवाद माओवाद ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। हमने दशकों पुरानी चुनौतियों को खत्म किया। देश की सत्ता में माओवादी सोच वाले लोग थे। नक्सलवाद माओवाद ने युवाओं को बर्बाद किया। इसके साथ उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सलवादी लोगों को भी पहचानना होगा। दिमागी नक्सली अराजकता फैलाने की फिराक में है, इनको आइसोलेट करना होगा। नक्सलवाद माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया। अनेक माताओं के दुधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया। हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था। बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था। संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे हैं। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प पूरा किया। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किए गए, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर राजनीति हुई। बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया था। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। इधर पटना के गांधी मैदान में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने झंडा फहराया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले परेड की सलामी ली, फिर मुख्यमंत्री बनने
के बाद उन्होंने पहली बार गांधी मैदान में झंडा फहराया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास और जनसेवा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का विस्तार से जिक्र किया। इस देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, एक तो आरक्षण देकर बिहार में महिलाओं को सबसे ज्यादा पुलिस बल में आज यदि संख्या हो गई तो आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार पुलिस में 32,450 महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार राज्य में है। साथियों, इसके साथ साथ बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, बालिका स्कूल हो, उनके जगह पर इसी राखी के दिन से पुलिस दीदी जिनको की स्कूटी दिया गया, लगभग 5,000 मोटरसाइकिल और स्कूटी उपलब्ध कराए गए हैं। सभी स्कूल और कॉलेज के सामने राखी के दिन से सभी जगह सुरक्षा देने का काम हमारी महिला बहनें करने का काम करेंगी। साहब, तो पूरे देश में बाघा सीमा के बाद पूर्णिया दूसरी ऐसी जगह है जहां मध्य रात्रि में ही ध्वजारोहण किया जाता है। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को ही 12:01 पर पूर्णिया शहर के भट्टा बाजार स्थित झंडा चौक पर तिरंगा फहराया गया। ये परंपरा देश की स्वतंत्रता के साथ ही 1947 से चली आ रही है। ध्वजारोहण करने वाले रामेश्वर प्रसाद सिंह के पौत्र विप्लव सिंह ने कहा कि साल 1947 में 14 अगस्त की मध्य रात्रि जैसे ही रेडियो पर देश की आजादी की घोषणा हुई, तभी भट्टा बाजार में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह समेत कई लोगों ने मध्य रात्रि में ही झंडा चौक पर तिरंगा लहरा दिया। तब से हर साल यहां मध्य रात्रि में ही झंडा फहराया जाता है। कार्यक्रम में शामिल जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने कहा कि पूर्णिया का गौरवशाली इतिहास रहा है और ये बताता है कि यहाँ के लोगों ने किस तरह का देश प्रेम हमेशा दिखाया है। तो 1947 से चली आ रही परंपरा का एक बार फिर से निर्वहन पूर्णिया में 12:01 पर ध्वजारोहण के साथ किया गया। और देखिए, यहाँ हजारों की संख्या में लोग इस भट्टा चौक पर इस ध्वजारोहण के दौरान मौजूद रहे। लालू प्रसाद ने भी तिरंगा फहराया। तेजस्वी के आवाज पर तिरंगा लालू प्रसाद ने फहराया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तेजस्वी के आवाज की तस्वीर है, जहां पर लालू प्रसाद यादव तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर है जहां पर लालू प्रसाद यादव, उनके साथ साथ और भी लोगों की मौजूदगी और तेजस्वी आवाज की तस्वीर अब्दुल बारी सिद्दीकी भी नजर आ रहे हैं और सभी नेताओं ने यहाँ तिरंगा फहराया है और सलामी भी दी गई। तो वहीं 15 अगस्त के अवसर पर सीवान में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। स्वतंत्रता दिवस को लेकर शहर की सड़कों से लेकर चौक चौराहों तक तिरंगे की खूबसूरत तस्वीरें हर तरफ नजर आईं। शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान सहित जगह जगह आन बान और शान के साथ तिरंगा लहराता नजर आया और लोगों ने देशभक्ति के जज्बे के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू किया। इस क्रम में शहर में युवाओं की तरफ से भव्य 100 फीट तिरंगा यात्रा, लंबी ये तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली गई। विशाल तिरंगे के साथ निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए युवाओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। यात्रा के दौरान पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। आज सीवान में आन बान के साथ शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान सहित कई जगह तिरंगा झंडा को फहराया गया। कई मनमोहक और खूबसूरत तस्वीर सीवान की सड़कों पर देखने को मिली। ठीक तस्वीर देख सकते हैं, युवाओं द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा तस्वीर देखिए, जहाँ सीवान के युवा है और भव्य तिरंगा यात्रा निकाले हैं। क्या संदेश है तिरंगा यात्रा को लेकर? पूरा सीवान तिरंगामय हो चुका है। सीवान में सबसे बड़े तिरंगे के साथ सीवान की धरती पर तिरंगा यात्रा में पूरा सीवान उमड़ पड़ा है। संदेश देने की कोशिश की गई इस तिरंगे। इस बार हम अपनी आजादी के वर्ष को
बहुत ही हर्षों और उल्लास के साथ मना रहे हैं। चलिए, सिवान में उत्साह की माहौल बनी हुई है, क्या कहेंगे? काफी अच्छा लग रहा है। हर साल हम लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं, आज भी हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा निकाले हैं और एक संदेश दिए कि सभी युवाओं देश के साथ है। ये आपको 100 फीट का तिरंगा यात्रा है और ये अभी आगे गोपाल में मोड़ तक जाएगा। भारत माता की जय। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो भारत माता की जय सिवान के युवा है जो ये 100 फीट तिरंगा यात्रा निकाले हुए हैं। देखिए तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। 100 फीट तिरंगा यात्रा है, ये आप देख सकते हैं। लंबा काफी तिरंगा यात्रा है। आज 15 अगस्त है, ऐसे में सिवान में कई जगह आन बान शान के साथ तिरंगा को फहराया गया। तो वही सिवान की सड़कों पर एक भव्य 100 फीट तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आज 15 अगस्त को लेकर सिवान में हर जगह उत्साह की माहौल देखी जा रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने सरकारी आवास पर झंडोत्तोलन किया और उसकी तस्वीर सामने आई। तो स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर झंडोत्तोलन करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो आज अलग अलग नेताओं ने अलग अलग जगहों पर झंडोत्तोलन किया है, तिरंगे को सलामी दी है और देश की स्वतंत्रता के लिए दिए गए बलिदान और शहीदों को नमन किया है। तो स्वास्थ्य मंत्री निशांत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने झंडोत्तोलन किया है और स्वतंत्रता का जश्न मनाया है। तो देखिए, दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालय में तिरंगा फहराया। इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वंदे मातरम का गान यहां पर भी सुनाई पड़ा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, इनके लिए भी ये पहला मौका और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर झंडोत्तोलन करते हुए नितिन नवीन की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी यहाँ पर भी नजर आई। और देखिए, जब बात स्वतंत्रता दिवस की हो, जश्न की हो, तो मुंह मीठा करना भी स्वाभाविक हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, सभी लोगों की मौजूदगी के बीच आन बान और शान से तिरंगा लहराता हुआ नजर आया। तो बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जहां पर पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस की धूम नजर आई। वहीं बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहे और उनके मौजूदगी के बीच तमाम लोगों की उपस्थिति में उनकी तरफ से ध्वजारोहण किया गया। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के लिए भी ये क्षण जो है अपने आप में बेहद खास, क्योंकि झंडोत्तोलन के साथ उन्होंने भी उस संकल्प को एक बार फिर से दोहराया जिसमें देश कैसे आगे बढ़ रहा है, देश में जिन चुनौतियों की चर्चा की जाती है उन चुनौतियों को हमें पार पाने के लिए हम सबका योगदान किस रूप में होना चाहिए, इसकी चर्चा भी की जाती है। और इस दिशा में देखें तो आज सभी जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए उस संकल्प को लोगों ने दोहराया है। छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग मामले में 19 अगस्त को तेजस्वी यादव लोक भवन मार्च करेंगे। तेजस्वी के मार्च पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। जब छात्रों की अधिकांश मांगें मान ली गई, ऐसे में विरोध का कोई औचित्य नहीं बनता है। देर से आना नेता प्रतिपक्षों की आदत सी बन गई है। भले वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हों, भले वो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हों, जब सही मायनों में छात्रों को इनकी जरूरत थी उस वक्त ये राजनीति कर रहे थे। और अब मार्च निकालकर जब अधिकांश जगहों पे उनकी बातों को सुना जा रहा है, उस पे अमल किया जा रहा है, उसके बाद अब अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कतई कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से, जिस सोच के साथ शराबबंदी कानून को लाया गया था,
उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे, पर उसके बावजूद हम लोगों ने समर्थन मजबूती से इसका किया था। पर जिस सोच के साथ इस कानून को लाया गया था पूरी तरीके से, अभी भी ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाया। गाहे बगाहे ये जानकारी मिलती है जहरीली शराब बनाए जाने की, गाहे बगाहे ये जानकारी मिलती है कि सीमावर्ती इलाकों से कैसे शराब को आयात करके हमारे राज्य में लाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग अपनी उस सोच में अभी तक कामयाब हो पाए हैं। इस सोच को पूर्ण करने के लिए आने वाले दिनों में जो ज़रूरी कदम उठाने होंगे, मैं मानता हूं सरकार तमाम घटक दलों के साथ बैठकर उस पर चर्चा करके जो बदलाव की जरूरत होगी जरूर उसको अमल किया जाएगा। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सासाराम से। ये बड़ी खबर जहां पर थोड़ी सी बरसात में ही अस्पताल की सीलिंग गिरी और हादसे के वक्त वार्ड में कई मरीज भी थे। सीलिंग गिरने से हालांकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, ये राहत की बात रही, लेकिन थोड़ी देर के लिए जरूर लोगों के अंदर डर पैदा हुआ। और देखिए छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पे कई मरीजों की मौजूदगी थी और देखिए सीलिंग का कुछ हिस्सा जो है वो हल्की सी बरसात में ही कैसे नीचे आ गिरा। राहत की बात ये रही कि उस जगह पर किसी की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन वार्ड में मरीज जरूर थे। बारिश से हुआ है ये छू रहा था, लीक कर रहा था सब, और लीक करके इस जगह सब लद गिरने लगा। तो फिर हम गए डॉक्टर को बोले कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, सर चलिए देख लीजिए। फिर हम लोग को वही रात इसमें सबको भागा शिफ्ट किए, जब इसमें आओ। कहाँ थे आप उस समय? हम लोग इसी में थे, इस जगह पे पड़े हुए थे, सब मरीज इस जगह थे, यहाँ थे। हम लोग के रात के आए बोले तो डॉक्टर को सब यहाँ को शिफ्ट किए रात में। चलो इसमें आइए। डर गए आप लोग एकदम? खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी कि टीएमसीएच में बर्न और प्लास्टिक सर्जरी की ऑपरेशन सुविधा शुरू हो गई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की 5वीं मंजिल पर शल्य कक्ष का शुभारंभ किया गया। सुविधा शुरू होने के साथ ही 9 साल के बच्चे की सफल प्लास्टिक सर्जरी हुई। बच्चे की दाहिनी जांघ में जलने के कारण करीब 8 महीने से घाव था। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन कर घाव का इलाज किया।